नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे कर्क रोग यानी कैंसर की। पर्यावरण, प्रदूषण, जीवन शैली में बदलाव और अन्य कारणों की वजह से मानव स्वास्थ्य बेहद प्रभावित हो रहा है और देश में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता की बात है। पूरी दुनिया में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण कैंसर है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बीमारी के हर 10 मरीजों में से एक भारतीय हो सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार हर 15 में से एक भारतीय की मौत कैंसर से होती है। आखिर क्यों देश में तेजी से पांव पसार रहा है कैंसर? हमें क्या करने की जरूरत है ताकि हम एक सेहतमंद जीवन जी सके? साथ ही कौन से ऐसे इलाज के तरीके हैं जो कैंसर के उपचार के लिए मौजूद हैं? इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। और अगर आप भी कैंसर से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 बेहद खास मेहमान जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत पणिग्रही। डॉक्टर पणिग्रही, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ है होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर शिव नारायण जाना। डॉक्टर जाना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो आप चाहें तो हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही आप जीमेल के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल चाहे तो लिखकर हमें भेज सकते हैं। WHO की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में भारत में कैंसर के 11.6 लाख नए मामले सामने आए थे और आशंका है कि 2040 में इनकी तादाद दुगनी हो जाएगी। यानी कैंसर ऐसा रोग बनता जा रहा है जो धीरे धीरे वैश्विक महामारी का रूप ले रहा है। आधुनिक जीवन शैली और खान-पान की बिगड़ी आदतों के चलते दुनिया भर में हर साल लाखों लोग कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। समय पर अगर इस बीमारी का पता ना चले और इलाज ना किया जाए तो ये इंसान को मौत के मुंह में ले जा सकती है। आधुनिक जीवन में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक कैंसर की घातक बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। कैंसर शरीर की कोशिका या कोशिकाओं के समूह की असामान्य और अव्यवस्थित वृद्धि है जो एक गांठ या ट्यूमर का रूप ले लेती है। हर गांठ कैंसर युक्त हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कैंसर युक्त गांठ अत्यंत घातक होती है और ये असाधारण रूप से और तीव्र गति से आकार में बढ़ती है और दूसरे अंग को प्रभावित कर सकती है। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के कैंसर प्रभावित करते हैं, जिनमें स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा यानी बच्चेदानी का कैंसर, मौखिक, फेफड़े और कोलोरेक्टल कैंसर हैं। यूं तो कैंसर के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। कैंसर शरीर के किस हिस्से में है, इसी के अनुसार लक्षण सामने आते हैं। कैंसर में शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं काफी तेजी से बढ़ने लगती हैं। इनसे आसपास मौजूद टिश्यू, अन्य कोशिकाएं और ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। कम से कम 10 ऐसे घातक लक्षण हैं जिन पर गौर करना चाहिए। लंबे समय तक कफ आना, घाव का ना भरना, कोई ऐसा मस्सा हो जिसका रंग बदल गया हो। आंतों से जुड़ी भी कई ऐसी बातें हैं जो कैंसर की चेतावनी देती हैं। वजन घटना शुरू होना, भोजन निगलने में दिक्कत होना, बिना किसी तकलीफ के कोई गांठ बनना, लंबे समय से कोई दर्द रहना, अनावश्यक कारण से रक्तस्राव होना और पेशाब को रोकने में मुश्किल होना कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। खाने में फास्ट फूड और प्रोसेस्ड चीजों के सेवन, धूम्रपान और व्यायाम ना करने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अगर समय रहते लक्षणों पर गौर किया जाए और बीमारी का जल्द इलाज शुरू किया जाए तो कैंसर के मरीजों की जान बचाई जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य इन लक्षणों को अनदेखा ना करे और डॉक्टर की सलाह समय पर ले तो स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। तो आप भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा, जो स्थिति हमने बताई है
हर 10 में से एक भारतीय को कैंसर। अभी 2018 में 11.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आना और अगले 20 साल में 81% तक इसकी संख्या बढ़ जाना। इतनी गंभीरता जो कैंसर को लेकर है, इसके पीछे कारण क्या है भारत में? ये झूठ है। 11 लाख नंबर इसका दुगना है। अच्छा। 11 लाख आपको इसलिए मिले हैं क्योंकि आपके कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोजेक्ट है जो कि इन केसेस को रिकॉर्ड करता है। अच्छा। और ये भारत के करीब 10 से 60% कैंसर्स का रिप्रेजेंटेटिव है। इनके वो प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। हमें आवश्यकता इस वक्त है, जिसके लिए मैं पिछले 10 साल से प्रयासरत हूँ और कहीं कहीं सफलता भी प्राप्त हुई है। जैसे हमारे चेन्नई में, मद्रास में, तमिलनाडु में, वहाँ पे जो जिन्हें हम मदर ऑफ ऑन्कोलॉजिकल साइंसेस कहते हैं, डॉक्टर शांता के प्रयास से वहाँ पे कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज़ डिक्लेयर किया जा चुका है। देखिए, जब हम कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज़ डिक्लेयर करते हैं, जैसे डेंगू है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो कैंसर विदेशों में जहाँ से इतनी अच्छी आपको सांख्यिकी आंकड़े मिल रहे हैं, वहाँ नोटिफाइबल डिजीज़ डिक्लेयर है, यानी त्वरित पंजीकरण, कैंसर का त्वरित पंजीकरण। डेंगू का एक केस पकड़ा गया, उसकी रिपोर्ट हुई प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, उसके बाद वो हेडक्वार्टर पे गया और फिर प्रयास किया जाता है कि किस तरह से हम डेंगू को रोकथाम करें। तो जब हम कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज़ डिक्लेयर करेंगे तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो डॉक्टर है उसको एक तो कैंसर की जागरूकता होगी, आंगनवाड़ी वर्कर को जागरूकता होगी, वो वहाँ पे प्री कैंसर, जो कैंसर के पहले वाले लक्षण होते हैं या कैंसर है, उनको पकड़ेगा। उसके बाद वो रिपोर्ट करेगा। फिर हमें खबरें आनी शुरू होंगी कि अरे इस जगह से इस प्रकार का कैंसर ज़्यादा आ रहा है, या टोबैको कैंसर ज़्यादा आ रहा है, या प्रदूषण कहीं नीचे अंडरग्राउंड पानी में वो ऐसे तत्व हैं उनसे कैंसर हो रहे हैं, वो आ रहा है। तब हम उसकी रोकथाम का प्रयास करेंगे। अच्छा। दुर्भाग्य से ये इस देश में हो नहीं पा रहा है और इसलिए हम 11 लाख लेके एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 11 लाख लेके हम बड़े संतुष्ट हैं। ये झूठ है। हमें कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करना होगा। सेंट्रल, ये स्टेट सब्जेक्ट है एक्चुअली। सेंटर को, सारी स्टेट्स को ये रिकमेंडेशन, कंपलसरी मैसेज देने होंगे कि पहली चीज तो आप स्टेट कैंसर रजिस्ट्री स्टैब्लिश करिए, फिर उसके बाद आप कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर करिए। कैंसर के पेशेंट के जो कैंसर के जो रोगी हैं वो 3-4 अवस्थाओं में आएंगे। शुरुआत में तो आपको ढेर सारे लेट स्टेज कैंसर मिलेंगे जिनकी क्योर पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों को जब ये समाचार फैलेगा, जैसे डेंगू के बारे में, अच्छा पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, पानी, जब समाचार फैलेगा तो लोग अपने चेकअप कराने आएंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं तमिलनाडु में वो रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज में डीएनबी का एग्जाम कराने जाता था। तो मैंने देखा थोड़ी थोड़ी देर पे औरतों के झुंड आ रहे हैं। तो मैंने पूछा कि सर ये क्या है? उन्होंने कहा सर ये लेडीज आती हैं और कहती हैं हमारी जांच करो कैंसर के बारे में। हमें वो जागरूकता के लेवल पे जाना है कि बंदा जाके कहे कि साहब मेरी कैंसर की जांच करो। यद्यपि दिल्ली में बाबर रोड पे इंडियन कैंसर सोसाइटी का सेंटर है जहां बहुत सस्ते में अपनी कैंसर की जांच करा सकते हैं, पर जैसा मैं आपको बता रहा था, लोग जाना नहीं चाहते कि अरे कहीं कैंसर कुछ पकड़ लिया, कोई डिजीज पकड़ गई तो फंसेंगे। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है, कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर करने का। दूसरी चीज, मैं बस एक चीज और कह देना चाहता हूँ, कैंसर का प्रमुख कारण इस देश में तंबाकू है। हम क्यों लाइफस्टाइल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे के तंबाकू से हट रहे हैं? आप तंबाकू बैन कर दीजिए, आपके आधे अस्पताल खाली हो जाएंगे कैंसर के मरीजों से। ठीक है, ठीक है। यानी आप सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि आंकड़ों में जो गंभीरता दिख रही है, दरअसल स्थिति उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा भयावह है और जागरूकता हर स्तर पर होना आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है। पहले कॉलर जुड़ गए हैं। शिवम ने हमें कॉल किया है झांसी से, उनसे हम बातचीत करते हैं। शिवम, स्वागत है आपका। एक और कॉलर है, अभी शिवम से हमारा कनेक्शन टूट गया है। एक कॉलर है हमारे साथ, हर्ष कुमार, छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। हर्ष, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, गुड मॉर्निंग आप सबको। और सबसे पहले मेरा ये सवाल है। हेलो जी, बताइए। हाँ, सवाल पूछिए हर्ष। जी मैम, मेरा ये सवाल है, सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग, कि हम लोग, जैसा कि WHO ने कहा है कि भविष्य में हर 15 में से एक भारतीय को कैंसर हो सकता है, तो मेरा सवाल यह है कि कैसे हम लोग ये जाने कि अर्ली स्टेज में इसका डिटेक्शन कैसे हो
लोगों को कैसे प्रेरित करें। मैं भी एक यूथ हूँ, तो कैसे मैं लोगों को जागरूक करूंगा। आपके प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ, अपने 10 लोगों को अगर बताऊंगा तो 10 बिल्कुल। को बताएंगे, तो अर्ली स्टेज में इसका डिटेक्शन कैसे हो, जिससे इसका जो है डिसीज का क्योर बहुत आसानी से और किफायती तरीके से हो सके। थैंक यू मैम। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, जैसे आप कह रहे हैं, हर्ष पहले कॉलर भी कह रहे हैं कि मैं तो जानूंगा ही, 10 और लोगों को बताऊंगा, और आज इसी की ज़रूरत है। तो डिटेक्शन को लेकर ही अगर आप सबसे पहले बताएं हमें कि किस तरह से एक आम आदमी ये समझे कि उसे कैंसर की जांच के लिए जाना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है जो हम विशेष रूप से महिलाओं के लिए कहते हैं, क्योंकि महिला होने के कारण ही उन्हें 11 जगह के एक्स्ट्रा कैंसर होते हैं जो कि पुरुषों में नहीं होते हैं। अच्छा। वो उनके जननांगों से संबंधित है, फिर गॉल ब्लैडर है, फिर उनके हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो गले का कैंसर है और स्तन कैंसर है, क्योंकि वो महिला हैं, मातृत्व का दायित्व निभाती हैं। इसलिए तो हर ऐसा देखा गया है, हमारे भारतवर्ष में ही ये एक अध्ययन किया गया और ऐसा देखा गया कि यदि एक महिला अपने पूर्ण जीवन काल में अपना पूरा परीक्षण करा ले, उसमें डॉक्टरी मुआयना होगा, बच्चेदानी के मुख की दूरबीनी जांच कोल्पोस्कोपी होगी, बच्चेदानी के पानी की जांच होगी, स्तन का क्या कहते हैं टोही परीक्षण होगा, पैल्पेट्री। उसके बाद एक यदि वो विवाहिता है तो योनि द्वार के से एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होगा, पेट का अल्ट्रासाउंड होगा और खून की जांच होगी कि हीमोग्लोबिन लेवल है। तो इससे हमें पता लग जाएगा, क्योंकि बच्चेदानी का कैंसर सच पूछिए तो अभी भी प्रमुख कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर जो आपने दिखाया है वो महानगरों में है, तो हमें पता लग जाएगा कि क्या बच्चेदानी के मुख का कैंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको हिसाब से हम उसका इलाज कर देंगे और इलाज करेंगे तो वो रुक जाएगा। इसी तरह से स्तन की गिल्टी में यदि शक है, आजकल बहुत महिलाएं जागरूकता है तो स्तन की गिल्टी लेके हमारे पास आती हूँ, उसमें करीब मैं कहूँगा 90% को कैंसर नहीं होता, और ये एक अच्छी जागरूकता है। ये तो महिलाओं के बारे में हुआ। यदि बहुत मोटी होती हैं तो गॉल ब्लैडर के कैंसर के आज भरमार आ रही है मेरे पास, कम से कम 10-15 केसेस आते हैं जो कि मेटास्टेसाइज फैले हुए होते हैं। ये तो महिलाओं के बारे में है। और यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि पुरुष को भी इसकी जागरूकता होनी चाहिए, चाहे वो वृद्ध महिला हो जो अपने लक्षण कहती हो कि अरे अब क्या है, या उसकी कोई सुनवाई ना हो, घर में वृद्धा है। महिला की वैसे भी सुनवाई नहीं होती है, उसको घर के होम मिनिस्टर तो कहते हैं पर उसका कोई ध्यान नहीं देता, ये बात सच है। तो ये तो महिलाओं के बारे में है। दूसरा, पुरुषों के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है टोबैको, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गुड़ाकू, जितने भी तंबाकू के उपभोक्ता हैं जो उपयोग करते हैं, उन्हें जाके अपने मुख का परीक्षण, अपने दांतों का परीक्षण और अपने फेफड़े का परीक्षण करा लेना चाहिए। और अव्वल तो यह है कि वो छोड़ दें। ठीक है। दूसरे जो कैंसर्स हैं वो बहुत कम संख्या में हैं, इसीलिए बच्चों का कैंसर है, माँ बाप को इसके बारे में जागरूक करना है। मैं हरदम से कहता आया हूँ कि हर स्कूल में हेल्थ एजुकेशन करके एक सब्जेक्ट आप ऐड करिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, हर स्कूल में सरकारें ये कंपलसरी कर दें कि एनुअल हेल्थ चेकअप हो जाएगा, उसमें बच्चों के में होने वाले कैंसर जैसे ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है, या बच्चों का अंडकोश नीचे नहीं उतरता है जो कि बाद में कैंसर में परिवर्तित हो जाता है, या उनके लड़कों के गुप्तांग की ऊपरी चमड़ी जो पीछे नहीं खिसकती है जो फिर गुप्तांगों का कैंसर करा देती है। इस तरह की 50 चीज़ें हैं जो कि बच्चों में पकड़ी जा सकती हैं। और फीमेल चाइल्ड में भी इस तरह की रिसर्चेस की गई हैं कि जिनसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि उसको ब्रेस्ट केयर कैसे करनी है आने वाले समय में। ठीक है डॉक्टर शर्मा, आगे भी हम आपसे और विस्तार से जानेंगे क्या किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता को लेकर और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। 2 कॉलर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले हम उनकी कॉल ले लेते हैं। अनिरुद्ध पाठक ने कॉल किया है, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिरुद्ध, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है, पूछिए। हाँ जी, नमस्कार मैडम। मेरा सवाल ये है कि कौन सा प्रकार का कैंसर जो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से होता है और उसके प्रिकॉशंस क्या क्या है। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है मैडम कि सेल म्यूटेशन यानी कोश के जो विकृति है उससे होने वाले कैंसर को कैसे रोका जाए। ठीक है, ठीक है, हम दोनों ही सवालों के जवाब लेंगे। अनिरुद्ध, आप कार्यक्रम को सुनिए, हम कुछ ही देर में आपके सवाल को शामिल करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवम पांडे ने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। शिवम, आपका भी स्वागत है, बताइए क्या सवाल है। जी मैडम, नमस्कार। शिवम पांडे बोल रहा हूँ। मैडम, मुझे जानकारी ये चाहिए कि जो प्री स्टेज कैंसर है
एंड पोस्ट स्टेज कैंसर है। इनके बीच में एक इंटरमीडिएटरी एक कंडीशन होती होगी, उस कंडीशन को हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है शिवम, आपके सवाल को भी हम शामिल करेंगे। डॉक्टर पणिग्रही, आयुर्वेद के नज़रिए से बताइए, कैंसर को लेकर आयुर्वेद क्या कहता है? देखिए, आयुर्वेद का जो अप्रोच है वेरी स्ट्रॉन्ग अप्रोच है, वो जड़ से करता है। सपोज मैं बताता हूँ कैंसर में क्या होता है कि जो कैंसर सेल्स है वो कॉम्पीट करते हैं न्यूट्रिशन के लिए हेल्दी सेल्स के साथ फॉर न्यूट्रिशन, एंड एज द कैंसर सेल्स प्रोलिफरेट रैपिडली, सो सारे न्यूट्रिशन जो है कंज्यूम कर लेता है बॉडी का, सो एक न्यूट्रिटिव डेथ होता है हेल्दी सेल्स का। अच्छा, उस कंडीशन, एंड दिस कंडीशन इज फर्दर एग्रेवेटेड बाई केमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपीज। उस कंडीशन पे आयुर्वेद है लॉजिकल सॉल्यूशंस। हम क्या करते हैं उसमें रसायन चिकित्सा देते हैं। रसायन चिकित्सा हम देते हैं, जो रसायन चिकित्सा है वो क्या करता है, कैसे काम करता है, वो हमारा जो रस माइक्रो न्यूट्रिशंस इन प्लाज्मा लेवल करता है। सेकेंडली, इट टेक केयर्स ऑफ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, एज ए रिजल्ट हेल्दी सेल्स ग्रोज करता है। देन थर्डली, वो माइक्रो चैनल्स को, बॉडी को माइक्रो चैनल्स को शुद्ध करता है या क्लीन करता है। एज ए रिजल्ट जो न्यूट्रिशन जो है सारे सेल्स को प्रॉपर्ली मिल पाता है। सो एज ए रिजल्ट हेल्दी सेल्स ग्रो होता है। सो देयर आर 3 to 4 हमारा जो रसायन चिकित्सा है वो 3 टाइप्स का है। एक आजस्रिक रसायन है एंड आचार रसायन है, नंबर 1। नंबर 2 में काम्य रसायन है, एंड नंबर 3 इज नैमित्तिक रसायन है। सो आजस्रिक एंड आचार रसायन, आजस्रिक रसायन इट इज वी गिव एट प्रिवेंटिव मेजर। तो हम प्रिवेंटिव कैसे करेंगे, हम प्रिवेंट करने के लिए बोलते हैं, जैसे आचार रसायन में आएगा कि गुड सोशियो बिहेवियरल कंडक्ट्स, इससे क्या करेंगे तो आपके कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। गुड कंडक्ट्स करेंगे तो किसी से झगड़ा नहीं होगा, किसी से आपको एनवायरमेंटल स्ट्रेस नहीं आएगा। उससे क्या होगा, आपका जो है स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेंगे। स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेंगे तो डिजीज से आपका ये रहेगा। एंड थर्ड जो है डाइटरी, जो आजस्रिक रसायन में थर्ड जो है डाइट है। डाइट के बारे में हम बताते हैं, आयुर्वेद बोलता है रोगा सर्वापि मंदाग्नो सुतराम उदराणी च। मैं कितनी बार ये बोल चुका हूँ आपके स्टूडियो में, जितनी प्रकार दुनिया में रोग है सभी का जो स्टार्टिंग जो है खान पान से है। तो इसी कंटेस्ट में एक बोलता हूँ कि आज के दिन में आयुर्वेद जो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है इनकम्पैटिबल डाइटेटिक्स, विरुद्ध आहार एंड विहार। विरुद्ध आहार मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट किसी साइंस में नहीं है, हमारा साइंस में ओनली है। वो बोलते हैं कि आप दूध के साथ मछली मत खाइएगा, मछली खाओगी तो आप में क्या होगा, मैं इसी तरह का हमारा लिस्ट ऑफ इनकम्पैटिबल डाइट्स है। अगर इनकम्पैटिबल डाइट्स खाएंगे तो क्या करेगा वो बॉडी में, वो बॉडी में जाके एक एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। दैट एंडोटॉक्सिन्स क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिक्रिएट करता है। दैट एंडोटॉक्सिन्स सर्कुलेट थ्रू आउट आवर बॉडी एंड जो है सेल को डैमेज करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है, एंड जिसके कारण जो है डीएनए में डैमेज होता है, डीएनए डैमेज होता है। तो इसीलिए आयुर्वेद बोलता है कि इनकम्पैटिबल विरुद्ध आहार का सेवन ना करे। बिसाइड्स दिस देन कम्स हमारा जो है काम्य रसायन, जिसमें हम ऐसे कुछ डिजीज होता है जिसमें फॉर विगोर एंड वाइटलिटी हम देते हैं। एक हेल्दी व्यक्ति है जिसको विगोर एंड वाइटलिटी के कारण हम देते हैं। सपोज एक आदमी है तो उसका लंग्स में प्रॉब्लम है, या उसके हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है कि लंग कैंसर का हिस्ट्री है। हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, अगस्त रसायन देते हैं एंड चित्रक हरितकी देते हैं और कुछ मेडिसिन आरोग्य वर्धिनी देते हैं, वो सब देते हैं। थर्ड में आता है नैमित्तिक रसायन फॉर क्यूरेटिव ऑफ द डिजीज। अगर एक पेशेंट को कैंसर हो गया देन हम क्या करेंगे, हम सजेस्ट करते हैं गो फॉर कन्वेंशनल रेडियो एंड सर्जरी, रेडियो एंड केमोथेरापीज, एंड along with integrative approach come to us, we will give chemotherapy, subsequently we will give our therapy, and it is nowadays I can bet it is the 100% cure, 100% satisfactory medicines for treatment principle for cancer patients. ठीक है। 2 कॉलर और जुड़ गए हैं। हमें अरुण सिंह का कॉल आया है उत्तर प्रदेश से। पहले हम इनका कॉल लेते हैं। अरुण, स्वागत है, आप सवाल पूछिए अपना। हाँ, हेलो। हाँ अरुण, सवाल बताइए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुझे बोन ट्यूमर हो गया है, जेन सेल ट्यूमर, और उसमें मैंने ऑपरेट भी करा लिया। तो ऑपरेट होने के बाद भी उसमें बार बार सूजन आ जा रही है। सूजन आने के बाद दर्द हो रहा है, और सूजन अपने आप सूजन आ रही है, फिर अपने आप सूजन घट जा रही है। उसका इलाज क्या है? डॉक्टर शर्मा, जॉइंट सेल ट्यूमर, देखो जॉइंट सेल ट्यूमर तो ठीक हो जाता है,
परंतु तुम्हें ऑपरेशन कराने के बाद तुमने कहाँ ऑपरेशन कराया? तुम्हें कैंसर विशेषज्ञ को दिखाना है। सर ये गोरखपुर में ही मैंने कराया था। नहीं नहीं, तुम अभी गोरखपुर में जाके एम्स में गोरखपुर एम्स में डॉक्टर शशांक शेखर से मिलो, उसमें रेडिएशन की जरूरत पड़ेगी। यदि तो उनके यहाँ मशीन नहीं लगी है तो गीता वाटिका में लीनियर एक्सेलरेटर है, उससे उसकी थेरेपी कराओ। ऐसे नहीं होता है। और सूजन के लिए तुम्हें बराबर एक ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क में रहना चाहिए जिससे वो सूजन का उपचार करें। और कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि जॉइंट सेल ट्यूमर ऑपरेशन करके फिर बढ़ सकता है, वो कुरेद के निकाल देते हैं, पर वहाँ फिर से कोशिकाएं पैदा हो सकती हैं। तो तुम उसको जाके फिर से सर्वे कराओ, फॉलो अप करो। एम्स में डॉक्टर शशांक शेखर है, उनसे मिलो, कह दो डॉक्टर शर्मा ने भेजा है। तो अरुण, आप अपनी ठीक से जांच कराइए और जो सलाह दे रहे हैं यहाँ डॉक्टर शर्मा उसे अपनाइए। एक और कॉलर है, सौरभ पाठक ने कॉल किया है, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। मैम मेरा प्रश्न है, मार्केट में जो आर्टिफिशियल जूस मिलते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक तो है। क्या प्रिजर्वेटिव्स भी कैंसर का कारक हो सकते हैं? थैंक यू मैम। ठीक है डॉक्टर जाना, पहले आप इसका अगर जवाब दें, क्योंकि कारणों पे अगर हम बात कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स की बात कर रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड की बात करते हैं, तो ये खान पान का जो चलन आजकल है, डब्बा बंद खान पान, ये कितना बड़ा कारण कैंसर का हो सकता है? ऐसा है मैडम कि खान पान और केमिकल्स जो प्रिजर्वेटिव्स है ये अपने आप में मतलब ऑन्कोजेनेसिस करते हैं, ये कैंसर को बढ़ावा देते हैं। जैसे एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स होता है जो पल्सेस को प्रिजर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ऐसे ही जैसे प्रिजर्व्ड पल्सेस अपने में ही फंगस बनता है जो कि एन नाइट्रोसो कंपाउंड बना सकता है, जिससे कि इसोफेगस की कैंसर की एक मेजर कॉज है। केवल यही नहीं, हमारे खान पान में कई लोगों में ये एक स्वभाव होता है कि काफ़ी गर्म चीज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, ये एक मेजर कॉज है कैंसर की, इसोफेगस कैंसर की। केवल इतना ही नहीं, जैसे बहुत ठंडी चीज़ें या बहुत गर्म चीज़ें, ये सब अगर हम इस्तेमाल करें तो इससे मेजर कॉज होता है कैंसर की। ऐसे में क्या होता है कि मेरा, चूँकि कैंसर एक घातक बीमारी है, कभी कभार और जब भी ऐसी मौका मिलता है हम ऑन्कोलॉजिस्ट से भी बात करते हैं। मेरा एक मित्र है, जानकार है, डॉक्टर रूसी भल्ला, जो बम्बे में लेजर ट्रीटमेंट देते हैं कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर में। तो उनसे बात हुआ, उनका भी कहना यही है कि जो इन्फ्लामेशन होता है, इडीमा होता है, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है आंतों में और इसोफेगस में, जब गर्म हम कुछ लेते हैं तो ऐसी समय में ये इन्फ्लामेशन जो है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन कंट्रोल करने के लिए एलोपैथी में थोड़ा साइड इफ़ेक्ट की दिक्कत आती है। जैसे ब्रूफेन ले लिया तो पेट में अल्सर हो गया, या किडनी में दिक्कत आ गया, किडनी गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो ये होम्योपैथी दवाई से लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन जो इडिमा करता है, इन्फ्लामेशन करता है, आंतों में सूजन करता है, ऐसी चीज़ों को होम्योपैथी दवाई से हम बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास गर्म खान पान से जो दिक्कत होते हैं, ऐसे के लिए पॉजिटिव ट्रीटमेंट है। जैसे चेलिडोनियम मेजस हमारा एक बहुत अच्छी दवाई है। जैसे बहुत गर्म चीज़ खाया तो उसे कैंथरिस की यूज से हम ये कर सकते हैं। और कॉस्टिकम जैसे भी दवाई है, ऐसी कई सारी दवाई है हमारे पास जो कि इडीमा, जो एपिस मेलिफिका है, जो लोकल इडीमा को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे लोगों को हम क्रॉनिकली, अगर पहले से ही जिनका अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री हो, ऐसे आदमी आ जाए तो ऐसे लोग मिले तो उसको पहले से ही हम, जिसको ऐसे गर्म खाने की आदत है, उसको हम इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। जैसे आजकल इंडिविजुअलाइजेशन जो एलोपैथी के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आ गया कि टेलर मेड सोल्यूशन, तो वो भी देते हैं। तो हमारे पास थोड़ा और मतलब हम उसको और मतलब बारीकी में जाते हैं। साइको न्यूरो बायोलॉजी जो हम आज ये कंसेप्ट है, डॉक्टर शर्मा हमारे साथ है, वो शायद इनको एंडोर्स करेंगे। तो साइको न्यूरो बायोलॉजी जो है होम्योपैथी में, उसी का कंसेप्ट सबसे ऊपर है। तो साइको न्यूरो बायोलॉजी हम उसको कंसिडर करके आदमी को इंडिविजुअलाइज करते हैं। बिल्कुल। और उस आदमी को पहले से ही हम अगर पकड़ सकते हैं तो शायद हम उसका अंदर कैंसर की डेवलपमेंट रोक सकते हैं। बिल्कुल। 2 कॉलर और हैं, उनके सवाल भी हम ले लेते हैं। महेश ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। महेश, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका।
मैम मेरा मुंह बंद हुआ है, 15-18 साल हो गए हैं। जी हेलो। और खुल नहीं रहा है। डॉक्टर शर्मा, कुछ और जानना चाहेंगे नहीं, इनसे ये कि- इन्होंने, तुमने गुटखा तंबाकू खाई थी क्या महेश? जी जी, 15-18 साल पहले खाते तो तुम उसके बाद ऐसा बंद करो, कर दिया देखो था। तुम कहाँ के रहने वाले हो? झांसी यूपी के। झांसी यूपी के हो ना। असल में तुमने गुटखा और ये से तंबाकू खैनी खा के क्या हुआ है, मुंह के अंदर की जो सतह होती है, मुलायम सतह, तुमने उसको, उसमें रेशे पैदा कर दिए हैं और वो रेशे सिकुड़ गए, उन्होंने मुंह बंद कर दिया है। तुम जाके तुरंत एक झांसी मेडिकल कॉलेज में एक ईएनटी विशेषज्ञ, जो मुंह गला कान का विशेषज्ञ होता है, उससे दिखाओ कहीं अंदर कैंसर तो नहीं पनप रहा है। अब ये व्यवस्था तो बड़ी मुश्किल है, वही बताएंगे मुंह कैसे खोला जाता है, क्योंकि मुंह में दांतों के बीच में एक औजार लगा के उसको, उसमें वो होता है, पेच होता है, उसको धीरे धीरे करते हैं तो मुंह खोलता है, नहीं तो फिर ऑपरेशन करके मुंह खुलवाना पड़ता है। तो ये तुम्हारे गुटखा और तंबाकू खाने का नतीजा है। तुम ईएनटी के विशेषज्ञ से तुरंत जाके मिलो। भगवान जाने कहीं अंदर पीछे कैंसर पनप रहा हो तो उसका तुरंत इलाज हो जाएगा। ठीक है, जी जी जी। ठीक है। एक और कॉलर हैं, सतीश ने झारखंड से हमें कॉल किया है। सतीश, आपका भी स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। ओके सर, ये एक्चुअली अभी मैंने आपका बात सुना, एक उत्तर प्रदेश से जो गोरखपुर के थे, उन्होंने बताया कि उनका जो सेम इशू मेरे फादर इन लॉ के साथ हुआ था। तो उनका तो डेथ हो गया 2 मंथ पहले। मतलब हॉस्पिटल वाले ने नॉर्मल सा ऑपरेशन कर दिया, उसके ऑपरेशन के बाद पता चला कि इनको कैंसर था, और केमो, ना कुछ केमो करवाया ना रेडियोथेरेपी करवाया। और फिर जब लास्ट, मतलब जब फाइनली हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो उन्होंने बोला कि इनको कैंसर है। अच्छा। तो अब मेरी वाइफ है, वो बोल रही है कि यार कहीं मेरे को ना हो जाए, तो वो चांसेस कितना है कि उनको होने का चांसेस क्या है? ठीक है। उनको कोलोनर कैंसर हुआ था। देखो ऐसा है, पुरानी कहावत है कि ना तो ये भूत है, न प्रेत है, न पिशाच है, न ये संक्रामक रोग है। जहाँ संक्रामकता की बात होती है वो हम लोग आगे किसी प्रोग्राम में करेंगे। कुछ संक्रमण ऐसे होते हैं जिनसे कैंसर होते हैं, पर कैंसर छुआछूत का रोग नहीं है। और दूसरी चीज़ तो मैं ये बता दूं कि पिताजी का जो ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन के बाद मैं सबको ये समाचार देना चाहता हूं कि भले ही वो पित्त की थैली का ऑपरेशन हो, भले कहीं का ऑपरेशन हो, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी जांच जो है वो करानी ज़रूरी है। उसके जो मांस के टुकड़े की जांच है तो उसकी माइक्रोस्कोपिक जांच करा के यदि आप देख लेंगे कि वहाँ कैंसर है तो उसके बाकी के इलाज हो सकेंगे। कीमोथेरेपी नहीं हुई, रेडियोथेरेपी नहीं हुई, ये अनभिज्ञता का परिणाम है। और इसके लिए तुम्हें इसमें थोड़ा सा और जानकारी लेनी होगी। तुम भुक्तभोगी हो तो तुम और जानकारी प्राप्त करके अपने लोगों से इसकी जानकारी सच्ची क्या है वो उसका प्रसार करो। ठीक है। तो मेरी वाइफ होने का चांसेस, मतलब कोलोनर कैंसर का कुछ ऐसा? अरे नहीं यार, कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो क्या कहते हैं, स्तन कैंसर अनुवांशिक होता है, कोलोरेक्टल कैंसर अनुवांशिक होता है, पर उसकी जीन्स का पता होना चाहिए। तुम्हारी वाइफ के ये फादर थे कि तुम्हारे फादर थे? नहीं, मेरी वाइफ की फादर थे। तो तुम जाके चेक करा लो कि वो जीन है कि नहीं है। ओके ओके। हाँ, मेरे ताऊजी को हुआ था, मैंने अपना चेक करा लिया, वो जीन मेरे में नहीं है। और दूसरी चीज़ है, खान पान में ध्यान रखो, खूब हरी लाल पीली सब्जी फल खाओ, मांस और जला हुआ भुना हुआ मांस मत खाओ, प्रिजर्व चीज़ें मत खाओ, तो उससे फिर कोई संभावना नहीं है। भारत में कोलोरेक्टल कैंसर इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है। डन। डॉक्टर पणिग्रही, पहले ये माना जाता था कि उम्र से संबंधित भी है कैंसर, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं बहुत कम उम्र में कई ऐसे युवा हैं जिन्हें भी कैंसर की शिकायत है। तो इसके पीछे भी यही कारण है? इसके कारण जो है, ठीक बोले डॉक्टर शर्मा, तो इसमें लाइफस्टाइल जो है, अल्टर्ड लाइफस्टाइल है जिसके कारण ये होता है। एंड जुबा में भी होता है बिकॉज ऑफ ऑन अवेयरनेस, इनमें अवेयरनेस नहीं है। एंड सबसे बड़ी जो है उनका अल्टर्ड लाइफस्टाइल। जैसे क्या हो गया आजकल एमएनसी में, क्या हुआ कि नाइट शिफ्ट में काम करना है, दिन में सोना है, वो एक कॉज है। अल्कोहल इनटेक रेडीली करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं वो पार्टी में, हर पार्टी लगभग हर सप्ताह में पार्टी अटेंड करते हैं एंड अल्कोहल इनटेक करते हैं।
एंड टोबाको यूज़ करते हैं ज़्यादा। टोबाको यूज़ का मतलब क्या होगा, एक तो वो सोचते हैं कि टोबाको एक स्मोकलेस टोबाको भी एक खतरनाक है। स्मोकलेस टोबाको जैसे गुटखा, खैनी एंड तम्बाकू, ये है स्मोकलेस टोबाको। एंड अनदर वन इज स्मोकिंग, जैसे जो बीड़ी सिगरेट, ये जो है स्मोकिंग, उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। एंड खाना जो है, उनका खाने का पैटर्न जो है सबसे गलत है। पहले ज़माने में हम सुने होंगे, आपके सबके लोग जो है, हमारे जो पूर्वज बोलते हैं कि जो है अर्ली टू गो बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये जो प्रिंसिपल जो अपना लेगा वो सुस्त रहेगा। आप जान के खुशी होगा आपको कि 60% ऑफ कैंसर नाउ डेज इज प्रिवेंटेबल। अच्छा, 60% ऑफ कैंसर इज प्रिवेंटेबल एंड रिमेनिंग 40% जो है इट इज 60% प्रिवेंटेबल। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपका ओरल कैंसर है, कुछ रीजन में आप देखेंगे कि जो है ओरल कैंसर ज़्यादा होता है। जैसे उड़ीसा में जाइएगा, बंगाल में जाइएगा, नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा, वहाँ ओरल कैंसर ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पान, बीड़ी, गुटखा खूब चलता है। तो अगर वहाँ अवेयरनेस फैला जाए कि नहीं, हम जो है पान, बीड़ी, सिगरेट जो है ये कारण है, तो उसको जो है प्रिवेंट करेंगे, तो ओरल कैंसर हम प्रिवेंट कर देंगे। सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर इज प्रिवेंटेबल। इट इज़ ड्यू टू HPV वायरस, ह्यूमन पापिलोमा वायरस होता है। तो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो एंड ये करते हैं, तो इसीलिए उसके लिए वैक्सीन आता है। 9 से 10 साल की उम्र में लड़कियों को अगर आप HPV वैक्सीन दे दिया जाता है, देन सर्वाइकल कैंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा मतलब कम हो जाता है, ऑलमोस्ट नील हो जाता है। सिमिलरली लिवर कैंसर के लिए बहुत सारी कॉजेस के, इसके साथ साथ अल्कोहल इंटेक है। अगर युवाओं में ये प्रचार किया जाए कि जो है अल्कोहल इंटेक कम कर दिया जाए, तो अल्कोहल इंटेक ना करें। क्यों करेंगे हम इसको, अल्कोहल इंटेक कम करें ना। काम नहीं करने का मतलब है कि जो है हम बिल्कुल ना करें। क्यों करेंगे? तो जो है लोगों में, युवाओं में ये प्रचार मतलब अवेयरनेस क्रिएट होगा, जिसके कारण ये जो है प्रिवेंट हो सकता है। सो 60% ऑफ कैंसर इज प्रिवेंटेबल बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। सेकेंड थिंग आई एम टेलिंग यू कि आयुर्वेद गिव्स इंपॉर्टेंस अपॉन बॉडी इम्यूनिटी, रोग व्याधि क्षमत्व या प्रत्येक व्यक्ति का रोग प्रतिरोध क्षमता के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है वो। सपोज 3 लोग हैं, 3 लड़कियां हैं, उन्होंने जो है पब्लिक ये कर एंड तीनों को जो है HPV हो गया। इनमें से आप देखेंगे 2 लड़कियों को जो है हो रहा है क्या, सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, एक को नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उसको? क्योंकि उसका व्याधि रोग का प्रतिरोध करने का क्षमता जो है ज्यादा है, इसीलिए जो है वो उसको नहीं हुआ, बाकी 2 को हो गया। सो इसी कॉन्सेप्ट को बेस करके, आयुर्वेद तो कंप्लीट बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट को बेस करके एलोपैथिक डेवलप्ड इम्यूनोथेरेपी, नाउडेज आप सुने होंगे इम्यूनोथेरेपी, वो डेवलप कर लिया गया। सो मेरा कहने का मतलब है खुद का जो है, हम कितने दुनिया में बहुत सारी बीमारी है, आज कोरोना सुन लिए, कल डेंगू सुन लिए, परसों ये सुन लिए, फलाना है। इसलिए खुद का रोगों को बॉडी को इम्यून कर दिया जाए, ताकि जो है रोग हमें जल्दी से अटैक ना करे। एंड उसके लिए आयुर्वेद जो है 1 नंबर में मानता हूँ। ठीक है, एक कॉलर है जितेंद्र ने दिल्ली से कॉल किया है। जितेंद्र, आपका भी स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी बताइए। मैम, मैं ये पूछना चाहता था कि किसी लेडी को, मम्मी को अगर सर्विक्स में कैंसर रहा हो, तो उस केस में उस लेडी को क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि मतलब उसे ये सर्विक्स में कैंसर ना बने? मतलब ठीक है, डॉक्टर शर्मा। देखो भाई, सर्वाइकल कैंसर के बारे में अभी डॉक्टर साहब ने HPV वैक्सीन के बारे में बताया। HPV वैक्सीन क्या है कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कह के एक क्या वायरस होता है, वो बड़ा शैतान है। पहले 2 ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन निकली तो पता चला 2 और शैतान निकल आए, तो अब 4 ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन निकल आई। फिर उसके बाद पता चला कि अब वो उसके अलावा 5 और निकल आए हैं, तो 9 ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन, नॉन-वेलेंट वैक्सीन निकल आई। तो ये तो बड़ा बदमाश है। और इसमें थोड़ा सा मैं तो ये कहूँगा हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में कि थोड़ा सा कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। यद्यपि इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लड़कों में होता था, उनके गुप्तांगों पे उनको भी वैक्सीन लगाई गई, तो गुप्तांगों पे वो गुरखुल निकलते थे, वो ख़त्म हो गए। परंतु जब ये वैक्सीन निकली थी उसके पहले हम लोग क्या प्रचार करते थे? हम लोग ये प्रचार करते थे कि संयमित और सुरक्षित यौन संबंध किए जाएं, गुप्तांगों की स्वच्छता की जाए। दोनों, पति के गुप्तांग की स्वच्छता और पत्नी के गुप्तांग की स्वच्छता बहुत आवश्यक है। संभोग के बाद गुप्तांगों की धुलाई, जिसे डूशिंग कहते हैं, उसके बारे में रिकमेंड करते थे, और संभोग की आवृत्ति के बारे में रिकमेंड करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने शुरू में ही कही थी कि यदि इस तरह का शक है तो
लक्षणों पे जाना होगा। और लक्षणों में क्या है कि माहवारी के बीच में खून जाने लगना, या संभोग के बाद खून जाने लगना, या बराबर पानी का स्राव, गंदे बदबूदार पानी आते रहना, ऐसा जब भी हो तो जाके एक गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता। वैसे भी महिलाओं को साल में एक बार अपना गायनेकोलॉजिकल चेकअप और योनि जल परीक्षण, जिसे हम पैप्समियर कहते हैं, ये ज़रूर करा लेना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार या 2 बार या ऐसे कराते रहेंगे तो गर्भाशय मुख के कैंसर सर्विक्स की संभावना ख़त्म हो जाती है। बस एक परिस्थिति ये होती है कि जो बहुत ही 50 साल मतलब माहवारी ख़त्म होने के बाद जो गर्भाशय, प्रमुख गर्भाशय जहाँ बच्चे का बढ़त होती है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, उसकी संभावना इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों में मोटापा बहुत ज़्यादा है। जैसे मोटापे के कारण महिलाओं में स्तन कैंसर बढ़ रहा है, उसी प्रकार महिलाओं में गर्भाशय, मुख्य गर्भाशय, एंडोमेट्रियल कैंसर की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो इसलिए ये 55 साल की उम्र के बाद, माहवारी ख़त्म होने के बाद यदि थोड़ी सी भी माहवारी होती है तो जाके तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से परीक्षा करानी चाहिए। और वहाँ पे यदि मान लो कैंसर निकला भी तो वो शुरुआती हालत में होगा, खट से ठीक हो जाता है, तो चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, अब अगले कॉलर हैं अनुज कुमार ने बिहार से हमें कॉल किया है। अनुज जी, आपका भी स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। जी, गुड आफ्टरनून मैम। जी पूछिए। मैम ये बोल रहा था मैं कि मेरे घर में तीन बच्चे थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट हैं, और ये तीनों पेशेंट जैसे मेरे भाई साहब के 2 जुड़वा बच्चे हैं और मेरी एक बेटी है। तो थैलेसीमिया मेजर के ये जो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे का अपने सगे बहन से मैच किया हुआ है, बाकी का मैच नहीं किया हुआ है। तो मैं क्या अपने जो टेलीविजन पे जो जिन डॉक्टरों को मैं देख रहा हूँ उनसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या इनके पास ये सॉल्यूशन है जो बच्चे का मैचिंग नहीं हुआ है, चाहे आयुर्वेद में या फिर होम्योपैथ में। अच्छा, ठीक है, आप बोन मैरो के बारे में बात कर रहे हैं। जी जी जी। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है सर? थैलेसीमिया ये बार ब्लड करवाना पड़ रहा है इन लोग का। थैलेसीमिया मेजर है तीनों बच्चों में। थैलेसीमिया मेजर है। और हालांकि आज थैलेसीमिया पर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके प्रश्न का हम चाहेंगे कि कुछ सलाह आपको अगर डॉक्टर दे पाए। डॉक्टर जान, आप क्या बताना चाहेंगे? होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, इस तरीके से कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है इसको हम रुकवा सकते हैं। और जिस हीमोग्लोबिन लेवल पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, इस चीज़ को भी हम रुकवा सकते हैं। जैसे मानिए कि हीमोग्लोबिन 6 ग्राम% हो गया, 8 ग्राम% हो गया, ऐसी स्थिति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ जाती है। पर अगर होम्योपैथी का इस्तेमाल करें तो ऐसी स्थिति में भी उसको हम खींच सकते हैं उस पेशेंट को, और आगे हम हीमोग्लोबिन को बढ़ा के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए हीमोग्लोबिन को बढ़ा के उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर पहले उसको हफ्ते में एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत पड़ता है तो ऐसी स्थिति में उस पेशेंट को खींच के हम 15 दिन में ले जा सकते हैं। कुछ दिन के बाद वो 1 महीने में ले जा सकते हैं। धीरे धीरे हम 3 महीने 6 महीने में धीरे धीरे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन बंद करा सकता है। बेशक उसका हीमोग्लोबिन लेवल 10 से ऊपर नहीं आएगा, हम 8, 8.5, 9 इस लेवल पे मेंटेन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, यानी अच्छे होम्योपैथी विशेषज्ञ से चाहे तो सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल। और बहुत जगह ये करा गया है, संभव है। छत्तीसगढ़ से वो बात कर रहे हैं तो ओडिशा में काफी इसका ट्रीटमेंट है, छत्तीसगढ़ में भी इसका अच्छे डॉक्टर्स है जो इसके ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। और डॉक्टर जना, फिर से कैंसर पे अगर हम आए तो कैंसर हम जानते हैं कि जो पेशेंट्स हैं बहुत तकलीफ से गुजरते हैं। बिल्कुल। उसको लेकर होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकती है? जैसे मैडम, कैंसर की पेशेंट का जो तकलीफ है, एक तो बीमारी का मूल तकलीफ है, दूसरी है जो मुख्य धारा की चिकित्सा जो एलोपैथिक चिकित्सा होता है उसमें केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इन सब चीज़ की जो साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। जैसे रेडियोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट में म्यूकोसाइटिस हो जाते हैं, केमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, कभी डायरिया हो जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ के लिए हमारे पास बहुत अच्छी दवाई, कारगर दवाई उपलब्ध है। केवल इतना ही नहीं, जैसे कैंसर की एक मुख्य समस्या ये है कि लोगों को दर्द होना, कैंसर की पेन। तो इसके लिए एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो तो ठीक है, कारगर है, पर उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा है। तो ऐसी जगहों में होम्योपैथी में हम लोगों को बहुत अच्छा मदद दे सकते हैं।
जैसे सबको मालूम है कि पेन ऐसी एक चीज़ है, पेन के साथ एंग्जाइटी होना ही है, होना तय ही है, चाहे वो कैंसर हो चाहे ना हो। पर हमारे पास ऐसी दवाई है जो एंग्जाइटी और पेन दोनों को हैंडल कर सकता है। ठीक है। हमारे पास ऐसी दवाई है जो, अब देखिए जैसे होम्योपैथी का हमने बोला कि बारीकी से हम देखते हैं और इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, तो ऐसी दवाई है, ऐसी पेशेंट होंगे तो हम तो पेशेंट की दवाई देते हैं। कैंसर तो एक बीमारी का नाम है, तो हम तो पेशेंट को दवाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे मानिए कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जब भी पेन होता है, जब भी कोई बीमारी होता है, उसको उल्टी होने की टेंडेंसी होती है। वो पेशेंट की लक्षण होती है, चाहे कैंसर हो चाहे ना हो, चाहे बुखार हो चाहे दर्द हो, चाहे डायरिया हो, चाहे कुछ भी हो, वैसे स्थिति में उसको वही लक्षण आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास इपिका करके कारगर दवाई है जो उस पेशेंट को हैंडल कर सकता है। जब पेन हो या कोई और हो, ऐसी स्थिति में कभी कभार ऐसा पेशेंट आते हैं जिसको सांस की तकलीफ हो जाते हैं, ब्रेथलेसनेस, डिस्निया बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स को, जैसे आर्सेनिक एल्बम है हमारे पास, जो कि एक बहुत अच्छा कारगर दवाई है, बेशक कैंसर के लिए भी है और कई सारे, जैसे डेंगू की बात आता है, डेंगू के लिए भी, अभी भी कोरोना वायरस के लिए हमारा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च जिन्होंने आर्सेनिक दवाई एज ए प्रिवेंटिव बताया था। तो आर्सेनिक हमारा मतलब मल्टी फैसेटेड होता है, एक दवाई बहुत सारे बीमारी के लिए मतलब कारगर होता है। तो हमारे पास लोगों के, अगर बिल्कुल आप यही कह रहे हैं कि काफी हद तक होम्योपैथी मदद कर सकता है। खाली इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, आज होम्योपैथी के बारे में जो संशय कभी कभार कई जगह कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म में जैसे लैंसेट ऐसे जगहों में उठ जाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास रिसर्च शोध उपलब्ध है। कई जगहों में, बंगाल में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, कई जगहों में इसका अच्छा शोध हुआ है। अगर जरूरत हो हम कभी और बात कर सकते हैं, या तो अभी भी अगर समय हो हम बात बिल्कुल। एक कॉलर हमारे इंतजार कर रहे हैं, पहले हम उनका कॉल ले लेते हैं। नावेद ने हमें महाराष्ट्र से कॉल किया है। नावेद, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरा शर्मा सर से सवाल है, मुझे सेमिनोमा डिटेक्ट हुआ था। ठीक है, बोलो। सर मुझे सेमिनोमा डिटेक्ट हुआ था टेस्टिकुलर मास पे, तो सर उसका हाई ऑर्गोटॉमी करके उसको रिमूव कर दिया गया है। और नेक्स्ट थिंग के उसमें मैं हिस्टोपैथी करवाया था, तो आगे कोई फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी। अभी मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, मेरा 8 महीना हो गया है। मेरा 2 बार ट्यूमर मार्कर करवाया है उन लोगों ने, तो वो ट्यूमर मार्कर भी एकदम नॉर्मल था, बीटा एससीजी भी नॉर्मल था और सब चीज नॉर्मल थी। तो अभी मुझे उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा है। मैं सर्जन से भी कंसल्ट कर चुका हूँ, फिजिशियन से भी कंसल्ट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हल्की सी एक नॉर्मल सी गांठ जो है, बारीक सी, जो सेकेंड एक टेस्ट बची है, तो उसमें महसूस हो रही है। तो मुझे उसके लिए फर्दर आगे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए सर? देखो, पहली चीज़ तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुम्हारे बायोलॉजिकल मार्कर्स यदि नॉर्मल है तो तुम्हें उसकी चिंता की इतनी आवश्यकता नहीं है। दूसरी टेस्टीज में यदि तुम्हें गांठ महसूस हो रही है तो तुम इमीडिएटली जिन डॉक्टर साहब ने तुम्हारा ऑपरेशन किया है, या प्रेफरेबली जो कैंसर विशेषज्ञ हैं, उनसे जाके एक बार अपना पूरा एग्जामिनेशन फिर से कराओ। हैं, कौन से शहर में हो तुम? नागपुर। नागपुर में तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, तुम जाके एक बार चेक करा लो। और सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि अगले आने वाले सालों में, अगले 3 साल, हर 3 महीने पे डॉक्टर साहब से चेक कराना, फिर उसके चौथे साल में हर 6 महीने पे चेक कराना, उसके 5वें साल पे हर साल चेक कराना। ये चेक तुम कराते रहना हैं। और यदि डॉक्टर साहब ज़रूरी समझेंगे और देखेंगे तुम्हारे मार्कर्स बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है तुम्हारे लिए पेट सीटी कराने की करें। आजकल बड़ा कॉमन हो गया पेट सीटी, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो करा लेते हैं। तो वो रिकमेंड करें तो कराना, नहीं तो अभी बायोलॉजिकल मार्कर्स के ऊपर डिपेंड करते हुए तुम डॉक्टर साहब से रेगुलर चेकअप कराते रहो। घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा भोजन खाओ, अच्छे हरी लाल पीली सब्जियां खाओ और अपने स्वास्थ्य को एकदम परफेक्ट बनाए रहो, जिससे तुम्हारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है इतना मजबूत हो जाए कि आगे किसी भी रोग के आने की संभावना ही खत्म हो जाए। तो इसका ध्यान रखो। जी सर, जी सर। और डॉक्टर पणिग्रही, कैंसर के मामलों में अगर हम देखें तो कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने कैंसर से जंग जीती है, और आज हम देख रहे हैं कई ऐसे बड़े नाम हैं जो चर्चा में भी रहते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि कुछ दिन पहले ही कैंसर डिटेक्ट हुआ और इलाज के दौरान बहुत जल्दी
दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई। हाँ। तो ये कैसे है और कैसे जो स्टेज वाइज है उसको भी हमें थोड़ा बताइए कि कैंसर में किस तरह के स्टेज वाइज स्टेजेस जो है, जैसे स्टेज वाइज में स्टेज तो डॉक्टर साहब ने बता दिए, स्टेज 1 अर्ली स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अर्ली स्टेज हमारा इसी को जो है अर्ली स्टेज में जो डिटेक्ट हो गया वो इट इज क्यूरेबल। ठीक है, मेरा एक मैसेज ये है पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, अगर आप कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, आप रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी एंड सर्जरी करवा लिए, उसके साथ साथ आप फॉलोअप पे रह रहे हैं, उसके साथ आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिव अप्रोच को अपनाइए, आयुर्वेद की तरफ आइएगा। आयुर्वेद में क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट है। 1 डिटॉक्सिफिकेशन चिकित्सा क्या है, पंचकर्म थ्रू पंचकर्म करते हैं। पंचकर्म जो है स्नेहन, थेरापोटिक ओलिएशन, स्वेदन, स्वेडेशन, स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन एंड बस्ती, थेरापोटिक है। इससे क्या होता है, हमारा जो बिल्डअप हुआ है टॉक्सिन्स, वो जो है सब एलिमिनेट हो जाता है। टॉक्सिन्स एलिमिनेट होने के बाद एक जगह पे गंदा पड़ा हुआ था, उसको हम क्लियर कर दिए। क्लियर करने के बाद उस एरिया को पोषण हम देते हैं, भाई रसायन चिकित्सा देते हैं। रसायन चिकित्सा हमने दिए, देने के बाद जो है वहाँ पे हेल्दी टिश्यू जो है, हेल्दी टिश्यूज एंड ग्रोथ होने लग गया, हेल्दी सेल्स ग्रो होने लग गया। उसके बाद हम बोलते हैं पथ्य एंड अपथ्यस, डूज एंड डोंट्स। उनको पेशेंट्स को हम बताते हैं कि क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ हम लोगों को बोलते हैं थोड़ा जोगी की एक्सरसाइज कीजिएगा। जोगी की एक्सरसाइज में क्या होगा, आपका जो है मन जोगस्तु चित्त वृत्ति निरोध, मतलब क्या है, आपका जो है ब्रेन में जो है, नहीं, आपका जो है मानसिक संतुलन भारत में ठीक रहेगा, तो स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। तो ये जो है हमारा ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स है। बिसाइड्स दिस हमारे पास क्या है, देयर आर सो मेनी सिंगल ड्रग्स, सो मेनी कंपाउंड ड्रग्स। जैसे छोटे छोटे ड्रग्स है जिसको यूज करना चाहिए। एक जो है हल्दी, आप देखेंगे कैंसर इंसिडेंस इन कहीं मैं एम्स में कहीं एक प्रेजेंटेशन था एंड हम बात कर रहे थे, तो कैंसर इंसिडेंस इन यूएसए इज मच मोर हायर देन दैट ऑफ इंडिया। व्हाई? तो वहाँ पे हमें एक वही जो यूएसए के थे, उन्होंने बताया कि जो है हमारा जो फूड है, आप जाइएगा सब्जी में डालिए हाथ डाल के आप निकालिए, हाथ को पोंछ लीजिए, पूरा हल्दी भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है, तो हल्दी इज ए पोटेंट एंटी कैंसर एजेंट। त्रिफला, हरड़, बहड़ एंड आंवला, ये तीनों जो है पोटेंट एंटी कैंसरस ड्रग्स। देन शिलाजीत है, दारू हरिद्रा है एंड भलातक है, बहुत सारे ड्रग्स हमारे पास है जिसको हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ ये करेंगे। आपने सुने होंगे गौमूत्र का प्रयोग करते हैं, गौमूत्र के ऊपर यूएसए पेटेंट करने जा रहा है कि जो है गौमूत्र प्रयोग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, जबकि हमारे जो है यहाँ विरोध हो रहा है, लेकिन वहाँ पे वो चला रहे हैं। सिमिलरली एक गोल्ड प्रिपरेशन मेडिसिन है, हमारा स्वर्ण भस्म आता है। गोल्ड प्रिपरेशन जो है हम लोग जो है टारगेट थेरेपी के हिसाब से हम यूज करते हैं। वो पर्टिकुलर सेल को मारेगा, कैंसर सेल्स को मारेगा एंड छोड़ देगा किसको, हेल्दी सेल को छोड़ता है। सो दीज आर सो मेनी अप्रोचेस। जो अर्ली डेथ हुआ है वो लोग को मेरा ये सलाह है, आप इंटीग्रेटिव अप्रोच अपनाइए एंड ज़्यादा दिन बचिए एंड सुखमय जीवन यापन कीजिए। ठीक है, 2 कॉलर और हैं। हमें कॉल किया है पूजा ने। पूजा, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। जी थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली मेरे लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है और करीब ये 4-5 साल से है। मैंने जो है सिटी स्कैन वगैरह कराया, MRI कराया, एकदम स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं निकला उसमें। बट मैम मुझे अभी मैंने मॉन्टेक्स टेस्ट कराया तो मेरा 20 mm शो हो रहा है। तो मैम मैं बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस हूँ कि ये या टीवी की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कैंसर है, क्योंकि नीचे जहाँ जॉइंट होता है वहाँ अगर हाथ लगाओ तो बल्जिंग टाइप का कुछ महसूस होता है और मैम बहुत ज़्यादा पेन रहता है, झुकने में प्रॉब्लम होती है। और करीब 10 साल पहले मुझे एक बार पल्मोनरी टीबी हुआ था। तो और फिलहाल अभी मैम प्रेजेंट में मेरी प्रेगनेंसी भी चल रही है, तो मुझे इस टाइम कोई ट्रीटमेंट कराना चाहिए या चेकअप कराना चाहिए कि नहीं, मैं बस यही जानना चाहती हूँ। ठीक है पूजा। देखो तुम जाके सीधे पहले, तुम्हारी क्या एज है? 29। तुम जाके सीधे पहले एक ट्यूबरकुलोसिस स्पेशलिस्ट या ऑर्थोपेडिस्ट से मिलो, वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त तुम्हारे लिए। अच्छा। हाँ, और उनसे डिस्कस करो और यदि वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हें क्या ट्रीटमेंट होना है, तुम्हें कितना चलना फिरना है, तुम्हें कितना बेड रेस्ट लेना है, और तुम्हारी प्रेगनेंसी कितने महीने की हो गई अभी? सर 2 महीने। हाँ, तो उसके ऊपर भी वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि बैक में यदि ये बल जा रहा है और उसमें ट्यूबरकुलोसिस है तो ये तुम्हारे रीढ़ की हड्डी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए तुम्हें डॉक्टर को तुरंत मिलना चाहिए। तुम घर मत बैठो और जो जैसा डॉक्टर कहें उससे उनसे एग्जामिन करा के वैसी दवाइयाँ लो
इसमें तुम्हें कैंसर के बारे में डरने की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें ट्यूबरकुलोसिस पहले हुआ है, तो उसके चांसेस हैं कि शायद तुम्हारे में टेंडेंसी हो। हम लोग अभी रोग प्रतिरोध क्षमता की बात कर रहे थे, तो हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए तुम्हारी रोग प्रतिरोध क्षमता इतनी ज़्यादा ना हो। इम्यूनिटी टेस्ट मैंने कराया हुआ है, तो वो तो मेरा ठीक आया है। बेटा इम्यूनिटी टेस्ट से नहीं होता, इम्यूनिटी टेस्ट के इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर्स हैं, वो नहीं। तुम जाके पहले ऑर्थोपेडिस्ट से मिलो और उनको दिखाओ कि ये सिचुएशन है, उसका ट्रीटमेंट कराओ। तुम घर बैठ के इलाज खुद मत करो प्लीज़। और डॉक्टर जना भी पूजा आपको कुछ सलाह देना चाहेंगे। आप कौन सी जगह से बोल रहे हैं पूजा? चित्रकूट से सर। चित्रकूट से, तो यहाँ से तो थोड़ा दूर ही है। तो आप अगर आसपास कोई अच्छे होम्योपैथी की सरकारी संस्थान हो या जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो, उनके पास जा सकते हैं। तो मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा। सिंस 1988 मैं होम्योपैथी के अंदर हूँ, तो थोड़ा कुछ अनुभव हमें है। तो आप एक दवाई जरूर ले लीजिएगा, ड्रोसेरा 30। संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि आपको बोन टीबी हो। लेट मी राइट सर। हाँ, ड्रोसेरा DROSERA DROS यस सर ERA ठीक है सर। 30 की एक डोज लीजिएगा, 4 दाने, उससे ज़्यादा नहीं, मेडिकेट करके। और संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि आप जब तक ये कंफर्म करो टीवी है, तब तक आपको कुछ आराम जरूर मिल जाएगा। सर तो मैं इसमें टीवी गोल्ड का टेस्ट करवा लूं? बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया। डॉक्टर शर्मा जो बताए वो आपको जरूर कराना है। डॉक्टर यही सलाह दे रहे हैं यहाँ पर कि आप किसी अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ को दिखाएं और जैसा जैसा वो आपको बताएं, आप वो सलाह और सुझाव अपनाएं आगे और आपको फायदा हो, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। और अगले कॉलर हैं पुरीलाल वैष्णव, इन्होंने हमें राजस्थान से कॉल किया है। पुरीलाल वैष्णव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए आपका क्या सवाल है। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरी सिस्टर है, तो मेरी सिस्टर की क्या है, बच्चेदानी में जैसे कि वो दर्द होता है, तो जैसे कि मैं डॉक्टर के पास लेके गया, लेकिन जैसे वो टेबलेट दे दे वैसे तो वो आराम कम रहता है, लेकिन जैसे ही वो टेबलेट समाप्त होती है वैसे ही दर्द शुरू हो जाता है। तो मेरा ये है कि जैसे कि कैंसर का लक्षण हो सकता है क्या? कहाँ रहते हैं आप, कहाँ आपका वास कहाँ है? मैं श्वास ये झालावाड़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। अच्छा, झालावाड़ से। जी सर। वहाँ झालावाड़ में शायद मेडिकल कॉलेज है मेरे विचार से। जी सर, है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में आप जाके वहाँ के गायनेकोलॉजिस्ट को पहले दिखाइए, क्योंकि आपकी मदर या जो भी महिला हैं उनको पूरी एक समस्त जांच की आवश्यकता है, ये पताने लगाने के लिए कि उन्हें कैंसर है या फाइब्रॉयड है या एंडोमेट्रियोसिस। इस तरह के 50 लक्षण होते हैं महिलाओं में, जो कि कैंसर हो सकते हैं, कैंसर नहीं हो सकते, उनके कारण पेन हो सकता है। तो पहले वहां जाके पूरा परीक्षण कराइए। नहीं, जांच तो करवाया था, लेकिन सर जांच में पूरा नॉर्मल आया था, लेकिन उसके बाद हर बार दर्द शुरू हो जाता है सर। नहीं, इसका मतलब जांच पूरी नहीं हुई है। आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए पहले, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। जांच पूरी नहीं हुई है यदि दर्द रह रहा है, और उसके दर्द होने के दूसरे अन्य कारण होंगे जो जिनको वो आपके परीक्षण के और उनसे पूरी की पूरी डिटेल हिस्ट्री लेके ही उसका निदान कर पाएंगी। तो आप पहले उनसे मिलिए, इधर उधर हाथ पैर मत मारिए। ठीक है। डॉक्टर पडिक रहिए, आप जाते जाते आप क्या सलाह देंगे? मेरा ये सलाह है कि जो है प्रॉपर जांच, जैसे डॉक्टर साहब ने बोले, प्रॉपर जांच करवाइए। अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है कि जो है हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कैसे आहार विहार, हम लाइफस्टाइल को कैसे करना है। एंड सो फार अगर कैंसर डेवलप हो गया तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम अपनाएं। इंटीग्रेटेड मीन्स एलोपैथिक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट एलोंग विथ आयुर्वेदिक लेंगे तो ज़्यादा दिन बचेंगे, सुखी रहेंगे एंड ये करेंगे। बिसाइड्स दिस कुछ घरेलू, जैसे मैंने बताया, हल्दी बताया, कुटकी बताया, त्रिफला बताया, पिपली बताया। अगर हमारा स्टडी ये है, अगर त्रिफला चूर्ण रात को 1 चम्मच लेके गुनगुना पानी में पी के सो जाते हैं, तो वो आदमी का 3 दोष जो है वो साम्यावस्था में रहता है एंड कैंसर इंसिडेंस बहुत कम पाया जाता है। ठीक है। सो इंटीग्रेटिव अप्रोच हमारा मैसेज है। और डॉक्टर शर्मा, आप आखिर में क्या बताएंगे, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों में डर होता है कि जांच के लिए ही मत जाओ, अगर हम जांच के लिए जाएंगे कुछ निकल आया तो ज़्यादा दिक्कत है। देखिए, मैं दूसरे तरह का डर देना चाहता हूँ यहाँ, क्योंकि भय बिन होत न प्रीत। मैं आपको सच बता दूँ, आज जितने भी फ्री ट्रीटमेंट कैंसर सेंटर्स हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ कैंसर की चिकित्सा के लिए, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो, सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो,
वहाँ वेटिंग लिस्ट लगी हुई है 6-6, 8-8 महीने की। मतलब ये है कि साहब पहले कैंसर का डिटेक्शन हो, फिर आपसे कहा जाता है भाई वेटिंग लिस्ट है, इंतजार करो, और तब तक तुम्हारा कैंसर ग्रो करता रहे, कैंसर सोता नहीं है। तो इसलिए पहली चीज़ तो तंबाकू का उपयोग बंद किया जाए, और यदि हो सके तो सरकार को ये हम कन्विंस करने की कोशिश करें कि टोटल टोबैको बैन लगा दें। जितना पैसा खर्च तंबाकू के राजस्व या रेवेन्यू से होता है, उससे 20 गुना खर्चा तंबाकू से होने वाले रोग, भले वो हृदय रोग हो, सांस का रोग हो, कैंसर, उसके ऊपर खर्च होता है। ये रिसर्च ICMR की हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जीवन यापन में लोग खाने के ऊपर बात कर रहे हैं, पर यौन संबंधों के ऊपर भी बहुत ध्यान देना होगा। आज की जो जवान पीढ़ी है वो यौन संबंधों को लेके बहुत ही केयरलेस है, बहुत ही लापरवाह है, सुरक्षित यौन संबंध नहीं करते हैं ये लोग, और उसके कारण ना कि सिर्फ HPV वायरस फैल रहा है, जिसका कि असली इफ़ेक्ट आज से पता नहीं 20 साल बाद आएगा, और HIV वायरस भी फैलने की चांसेस हैं। दिस इज़ नंबर 2। और नंबर 3, लोग मोबाइल फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, हॉलैंड, डेनमार्क में ये रिसर्च से सिद्ध हो चुका है कि ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के उपयोग से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। हमारे मोबाइल फ़ोन के डब्बों पे कुछ नहीं लिखा होता है कि उपयोग के बारे में। और आखिरी चीज़ कह रहा हूँ, केरल में घर घर लोग अपनी छतों पे क्या कहते हैं ऑर्गेनिक खेती और सब्जियां उगा रहे हैं, क्योंकि सब्जियों और फलों से और अनाज से इतना जहर हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है कि वो कैंसर में ज़रूर योगदान दे रहा है। इसलिए आप लोग भी अपने घर की बागवानी जहाँ कर सकते हैं करें, गमलों में उगाने वाली चीज़ें उगाएं और इन टॉक्सिन से बचें। महिलाएं अपना परीक्षण साल में एक बार अवश्य कराएं, और पुरुष जो तंबाकू के उपयोग करते हैं वो भी डॉक्टरों के पास जाएं, खाने पीने की आदत पे संयमित रखें, और किसी भी आयुर्वेदाचार्य से जाके पथ्य कुपथ्य सुपथ्य कौन सा अच्छा खाना है जो कि आपको कैंसर से प्रिवेंशन देता है उसके बारे में समझें और उसी का भोजन उपयोग करें। समय क्योंकि यही पूरा हो गया है, इसलिए कार्यक्रम को अब हमें यही समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस कार्यक्रम के जरिए आपने जाना कि कैसे आधुनिक समय में कैंसर सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, जिसे समय पर पहचानना ही सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि 90% कैंसर लाइफस्टाइल के कारण है। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाइए और कैंसर को दूर रखिए। तो आज सलाह और सुझाव जो दिए हैं उन्हें अपनाइए, कोशिश करिए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस की, उसके कारण और निदान की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।